आज भी आप मन की बात कार्यक्रम के लिए देश भर में और दुनिया भर में ये बात हुई, आप भी एक आयोजन में थे, तो क्या फ़र्क देखा है आपने इन 100 मन की बात में? देखिए, मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से उनका अभिनंदन मैं करना चाहता हूं कि वो दुनिया के पहले ऐसे शासक हैं, दुनिया के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अनवरत रूप से किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से 100 एपिसोड पूरे किए हैं। और इन 100 एपिसोडों में उन्होंने उन लोगों को आगे लाने का काम किया है जो लोग काम तो बहुत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, रात दिन अनुसंधान कर रहे थे और पूरे समर्पण के साथ अपने कामों में लगे हुए थे, उनको पहचान नहीं मिल पा रही थी। उनको पहचान देने का काम उन्होंने किया है और मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की तरफ से इसलिए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि अपने मन के बहुत सारे एपिसोडों में उन्होंने यहाँ की मातृशक्ति का उल्लेख किया, उन्होंने यहाँ के पर्यावरण की बात करी, हमारे यहाँ के जो फल होते हैं उन फलों के बारे में बात करी, बेड़ू जैसे फल का भी उन्होंने जो है अपनी मन के एपिसोड में एक एपिसोड में उसका भी उल्लेख किया। और अनेकों स्थानों का, हमारे देवभूमि का, चारों धामों का, यहाँ की नदियों का, यहाँ के वनों का, सभी प्रकार से उन्होंने उसमें उल्लेख किया है। इसलिए देवभूमि उत्तराखंड के लोगों का भी प्रोत्साहन किया है, देश के लोगों का तो किया ही किया है। तो इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने 100 एपिसोड पूरे किए हैं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। और मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया, प्रधानमंत्री होते हुए भी एक जनता को, लोगों को, आम लोगों को, उनको प्रोत्साहित और प्रेरित करने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। धामी जी, यानी प्रधानमंत्री उत्तराखंड की जनता के लिए काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि समर्थन भरपूर मिल रहा है जनता का, लेकिन यहीं पर जोशीमठ जैसी घटनाएं भी तो हो रही हैं, उसके लिए क्या कर रही है आपकी सरकार? देखिए, जोशीमठ की घटना एक, मैं कहूँ कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ा कठिन दौर था वो, जब जोशीमठ की घटना आई। लेकिन उसके बावजूद भी हमने लगातार लोगों के साथ वहाँ पर समन्वय स्थापित किया और जो भी सरकारी तौर पर हो या सामाजिक रूप से हो, जो सहायता हम जोशीमठ के लोगों के लिए कर सकते थे वो हम लोगों ने लगातार आगे बढ़ाई। और इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमको भरपूर सहयोग मिला और लगातार उन्होंने उस जोशीमठ के बारे में लगातार वो जानकारी लेते रहे। और हमने वहाँ के लिए, चूँकि आगे का NDMA और अन्य संस्थाएं जो इस क्षेत्र में काम करती हैं, वो अपना सर्वेक्षण कर रही हैं, उनकी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आ जाएगी। तो जोशीमठ को बचाना, जोशीमठ को पुनर्स्थापित करना, वहाँ के लोगों का पुनर्वास करना, ये हमारी प्राथमिकता, और इसमें हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्र की सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जोशीमठ का जिक्र इसलिए भी क्योंकि बद्रीनाथ जब जाते हैं तो ये एक अहम पड़ाव होता है, पूरे देश से वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। और इसी के साथ चारधाम यात्रा के लिए भी देखिए बड़ी संख्या में, छोटा सा राज्य है, ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचते हैं। अब रोक सकते नहीं है लोगों को, नहीं तो रोजगार छिन जाएगा, और अगर छोड़ दिया तो छोटा सा राज्य और इतने श्रद्धालु नहीं। देखिए, एक पूरे उस समय में जब जोशीमठ की घटना हुई थी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जोशीमठ की घटना के बाद पूरे देशवासियों के मन में एक प्रकार से संशय पैदा हो गया था, संदेह की स्थिति पैदा हो गई थी और कुछ उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर भी दिखाया गया। अभी मैं आपको बताऊं कि जोशीमठ में जितने होटल हैं, अगर 100 होटल काम करते थे, 100 होटलों के काम होते थे, तो उसमें से मात्र 3 और 4 होटल प्रभावित हुए हैं, यानी कि 3% ऑक्यूपेंसी प्रभावित हुई है, मात्र ओनली 3%। तो उसका बहुत बड़ा असर नहीं है। और 20,000 से ज़्यादा लोगों ने लगातार, जिस दिन से 27 तारीख से कपाट खुले हैं बद्रीनाथ जी के, लगातार भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। और केदारनाथ जी का तो आप देखिए कि सारे रिकॉर्ड ही ध्वस्त हो गए, सारे रिकॉर्ड टूट जा रहे हैं। और पिछले 20 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है, 5,000 से भी ज़्यादा टेंट हमारे प्रभावित हो गए हैं, बर्फ़ उसमें बहुत चढ़ गई है, 5 फुट 6 फुट तक बर्फ़ चढ़ी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी जो आस्था है, जो श्रद्धा है लोगों की, प्रकृति भी उसको रोक नहीं पा रही है। और हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप मौसम की जानकारी पहले कर लें, उसके बाद ही अपनी यात्रा करें, क्योंकि ये यात्रा बहुत कठिन है
और बहुत हिमाच्छादित क्षेत्र में है, दुर्गम है, भौगोलिक परिस्थितियां कठिन हैं, लेकिन उसके बाद भी आस्था का दौर है, लोग आ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि आने वाले सभी यात्रियों की, सभी श्रद्धालुओं की यात्रा सरल हो, अच्छी हो, उनकी कोई कठिनाई उनको न हो, उस पर हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं। यात्रा की बात आपने की, तो और भी कई तरह की यात्राएं हो रही हैं और मंदिर भी जाते हैं लोग चुनावों में। राहुल गांधी को आप इस यात्रा में इनवाइट करेंगे, चार धाम यात्रा में? देखिए, ये भगवान का जो स्थान है, बाबा केदार का स्थान, बाबा बद्री विशाल का स्थान, हमारे अन्य देव स्थान, यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, ये केदार खंड हो, उधर मानस खंड, बाबा शिव की भूमि कैलाश मानसरोवर हो, यहाँ किसी को आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है किशोर भाई। यहाँ तो भगवान जिसको चाहते हैं उसको बुला लेते हैं। वो भी आएंगे तो उनका भी स्वागत है। क्योंकि वो मंदिर भी जाते हैं ना, चुनाव में तो दिखते भी हैं जाते हुए। नहीं, देवभूमि में सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं और सभी को आना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए। धामी जी, इन दिनों एक चर्चा हो रही है पर्दों की। लाखों रुपए के पर्दे मिल रहे हैं, आपके आवास में पर्दों की कीमत कितनी है? पता नहीं, मैंने तो देखे नहीं कभी। और हमारे यहाँ तो पुराने ही सब पर्दे हैं, कोई ऐसा नया तो कुछ लगाया नहीं हमने। नया नहीं लगाया, लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, किसी सीएम को उनके आवास पर लगे पर्दों की कीमत से क्या जज करना सही है? देखिए, चूंकि हम जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता का जो प्रतिनिधि है उसको सही मायने में जैसी जनता है उनका नेतृत्व, यानी उनका लीडर, उनका नेतृत्व, उनका प्रतिनिधि उन्हीं की तरह होना चाहिए। और अगर जनता इतने पर्दे अपने घरों में लगा सकती है तो जरूर लगाना चाहिए। जो स्टूडेंट दौर की पॉलिटिक्स थी, जब आप स्टूडेंट दौर में पॉलिटिक्स करते थे और अब जो करते हैं, उसमें क्या फर्क है? देखिए, वो चूंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स का वो दौर अलग होता है, उसमें एक जोश होता है, जुनून होता है और बहुत बार बिना सोचे समझे भी आगे बढ़ जाते हैं और एक बार जो तय कर लिया उसकी तरफ पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन चूंकि ये जो काम है, ये केवल पॉलिटिक्स नहीं है, ये कोई प्रोफेशन भी नहीं है, ये मिशन है। और मिशन के साथ साथ लोगों की जो जिम्मेदारी है वो आपके कंधों पर है, आपको वो दायित्व को निभाना है। यानी कि ये कोई पद नहीं है, ये आपके लिए दायित्व है और दायित्व जो है सबकी सेवा का है। तो जो भी निर्णय लेने हैं वो जन भावनाओं के अनुरूप लेने हैं या उस समय देश काल परिस्थिति क्या हो रही है उसके अनुरूप निर्णय लेके आगे बढ़ना होता है। उसमें और इसमें अंतर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा, चूँकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत सारे उस प्रकार की चीज़ें नहीं होती हैं, वो तो तात्कालिक चीज़ें होती हैं, फिर तात्कालिक चीज़ों के साथ साथ आगे बढ़ जाते हैं। कोई ऐसा वाकया आपको याद हो जिसने आपकी पूरी राजनीतिक सोच बदल दी हो? कोई कैंपेन में आप किसी से मिले हो, किसी वोटर ने आपको कुछ ऐसा कह दिया हो जो आपके जहन में आज तक हो? नहीं, देखिए, मैं एक बात मानता हूँ, चूँकि मैं जितनी बार भी लोगों के बीच में जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रारब्ध होता है, इस जन्म का प्रारब्ध है, इससे पिछले जन्म का प्रारब्ध है, आपके माता पिता का है, आप पार्टी में जिसमें काम करते हैं उस पार्टी के लाखों करोड़ों लोगों की जो पुण्याई है, यानी उनकी तपस्या है, उसका फल आपको मिला हुआ है। तो आप अभी एक प्रतिनिधि के रूप में आपको कुछ डिसीजन लेने के, कुछ निर्णय लेने के अधिकार मिले हुए हैं। तो यहाँ पर जो भी निर्णय लेने हैं या जो भी अधिकार आपको मिले हैं उस समय बिना राग के, बिना द्वेष के, बिना पक्षपात के हमको निर्णय जो हमारी समझ में आए वह लेना चाहिए। और अगर हमने यहाँ पर निर्णय गलत किया तो भगवान के यहाँ पर देखिए, हम अपने से ये कह सकते हैं कि चलो मैं अपने को समझा सकता हूँ कि मैंने ये निर्णय ले लिया, या मैं आपको भी समझा दूंगा किशोर भाई कि ये इसमें इस प्रकार की चीज़ें आ गई और तर्क शास्त्र के सामने सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं, तो आपको भी समझा सकता हूँ, दो चार लोगों को और समझा सकता हूँ, लेकिन मैं ऊपर वाले को नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए जो भी निर्णय लेने हैं वो निर्णय हमको जो है
बिल्कुल न्याय के आधार पर लेने हैं। इसी निर्णय क्षमता के ऊपर एक सवाल, क्योंकि संघ में भी आपने काम किया है, तो संगठन में काम करना, उसको चलाना ज्यादा मुश्किल है या राज्य को चलाना ज्यादा मुश्किल है? कम उम्र में दोनों काम किया आपने। देखिए संगठन चलाने से ही सरकार चलाने का भी अनुभव प्राप्त होता है, और अच्छा संगठक जो होता है वो अच्छी सरकार भी चला सकता है। जिसने संगठन कर लिया तो वो सरकार भी अच्छी चला सकता है। ये 2025 तक नंबर 1 राज्य बनाना है। अब इसमें एक आलोचना ये हो रही है कि पहाड़ का राज्य, इसमें 76,592 करोड़ का आपने बजट अभी रखा है, तो उसमें अब अगले एक साल में 77,000 करोड़ का कर्ज हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कर्ज भी उतना, बजट भी उतना, इतने ये पहाड़ पर कर्ज का भी पहाड़ पड़ गया है। ये कर्ज चूंकि राज्य बनने के दिन से लगातार चल रहा है, लेकिन पिछले अगर 1.5-2 सालों का हम आंकड़ों को देखेंगे, उसका आकलन करेंगे तो कर्ज में कमी आई है, काफ़ी कमी आई है। और हमने तय किया है कि अगले 2025 तक हम देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों, अग्रणी राज्यों में शामिल हों, और आने वाले 10 सालों का हम रोड मैप लेकर चल रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, जो हमारे उद्यान के क्षेत्र में, हमारे जो प्राथमिक सेक्टर हैं, उन प्राथमिक सेक्टरों को हम तेजी से आगे बढ़ाएं। उसी को लेकर अभी हमने फैसला लिया है कि हम 1 लाख पॉली हाउस बनाएंगे पूरे उत्तराखंड के अंदर, और पूरे देश को हम ताज़ी सब्जियां, ताज़े फल, ताज़े फूल यहाँ से उपलब्ध कराएंगे। और उससे जहाँ 1 लाख पॉली हाउस बनाएंगे तो 5 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हमारी आजीविका भी बढ़ेगी और आय भी बढ़ेगी, दोनों चीज़ें बढ़ेंगी। और ऐसे क्षेत्र जो अभी तक अनछुए हैं, जिन पर हम परमानेंट रूप से आगे बढ़ सकते हैं, हम उन सभी को लेकर काम कर रहे हैं। 5 लाख रोजगार की आपने बात कही, 5 लाख रोजगार की आप बात कर रहे हैं, इतने भर से युवा रुक जाएगा उत्तराखंड में, पलायन बंद हो जाएगा? मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो हमारी सरकारी नौकरियां हैं, उन सरकारी नौकरियों से बेरोजगारी समाप्त नहीं होने वाली है। और हम अपने इस प्रकार के उपक्रम करना चाहते हैं, सरकार के जो काम है वो इस प्रकार के लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्वरोजगार की ओर बढ़ें, स्वरोजगार की ओर बढ़ें, अपना रोजगार करें, और अपने रोजगार के साथ साथ जहां वो अपने को रोजगार देने का काम करेंगे, अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम करेंगे। और हमारे युवा वो रोजगार मांगने वाले न बने, आने वाले समय में वो रोजगार देने वाले बने। हम इस थीम पर काम कर रहे हैं। एक कोशिश जो आपकी अभी दिखी, आप अश्विनी वैष्णव जी से भी मिले, कि उत्तराखंड में रेल नेटवर्क का और विस्तार हो, क्योंकि जो एक बड़ा काम हुआ अंग्रेजों के ज़माने में हुआ, उसके बाद फिर धीमी गति पे उत्तराखंड में रेल नेटवर्क चला गया, उसके बाद थोड़ी सी और बढ़त आई, लेकिन वो उस तरह से नहीं है जितना विदेशों में, पहाड़ी राज्यों में होता है। देखिए अभी रेल के क्षेत्र में तेज़ी से यहाँ विकास हो रहा है। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे यहाँ पर उन्होंने ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है उसके काम को तेज़ी से आगे बढ़ाया है। और कुछ ही सालों में हम लोग ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की यात्रा, जो कि एक पूरे पहाड़ों में और टनलों में वो यात्रा होगी, वो काम लगभग हमारा पूरा होने वाला है। आने वाले समय में हमारा टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन, उसका भी ब्रॉडगेज का सर्वे का काम प्रारंभ होने वाला है, वहाँ भी ट्रेन जाएगी। इसी प्रकार से गंगोत्री तक की, इसी प्रकार से देहरादून तक आने वाली दोहरी लाइन की हम लोगों ने मांग की है। दिल्ली जाने के लिए और ट्रेनों की बात की है। हल्द्वानी से दिल्ली जाने का जो समय ज़्यादा लगता है उसके लिए भी हमने बात करी है। देहरादून से लेकर टनकपुर जो कि हमारा सीमांत क्षेत्र है, माँ पूर्णागिरी का एक उत्तर भारत का बहुत बड़ा केंद्र है वहाँ पर, और 35-40 लाख प्रत्येक वर्ष श्रद्धालु वहाँ आते हैं। तो उन स्थानों से भी, दिल्ली के लिए भी, देहरादून के लिए भी, और यात्रा सीजन में 2 ट्रेनें अश्विनी वैष्णव जी ने, रेल मंत्री जी ने चलाई हैं। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि मथुरा से और कासगंज एटा होते हुए उन्होंने ट्रेन हमको दी है। और भी हमने उनसे ट्रेनों की बात करी है। वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए भी मैंने उनसे अनुरोध किया है। तो आने वाले समय में ये हमारा नेटवर्क मजबूत होगा। इसी प्रकार से किच्छा से खटीमा रेल लाइन जो काफ़ी समय से अवेटेड है, प्रतीक्षारत है, उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि अब चूंकि इसमें एक क्लॉज यह भी है कि राज्य और केंद्र
बराबर के हिस्सेदार होते हैं। तो हमने उनको कहा कि हमारे राज्य के उतने संसाधन नहीं है, जैसा अभी आप ही ने कहा इतना हमारे ऊपर कर्जा है पहले से, तो हमने कहा कि केंद्र को इसको वहन करना चाहिए। तो उन्होंने उस पर भी मुझे सहमति दी है। तो मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उनका भी धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। धामी जी, उत्तराखंड में विकास हो रहा है उसकी बात आपने कर ली, लेकिन चुनौती की और सवालों की भी बात करें अगर, तो पुनर्वास को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। 400 से ऊपर ऐसे परिवार है जो पुनर्वास की बाट जो रहे हैं, उनके लिए क्या कर रही है सरकार? नहीं, सभी को पुनर्वासित करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। टिहरी डैम बना है, टिहरी डैम में बहुत सारे लोगों का पुनर्वास हुआ है, सभी को दूसरे स्थान मिले हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने बात करी है उसी प्रकार का जोशीमठ में भी अभी हमने जो CPWD के रेट हैं, उन रेटों के आधार पर तमाम सारे लोगों को, जो जितने भी परिवार उसकी जद में आए हैं, सभी को हमने पुनर्वासित करने के लिए या उनको सहायता देने का हमने काम किया है। ठीक है धामी जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि जब लोगों की समस्याएं सुनने की बात आती है तो आपको सबने अलग अंदाज में भी देखा है। आप कभी राफ्टिंग पर जाते हैं, कभी सैर पर निकलते हैं, चाय पीते हुए भी लोगों से चर्चा करते हुए देखा है। आपको लगता है कि ये तरीका बिल्कुल उनसे जुड़ाव का हो जाता है, उनकी समस्याएं भी सुन लेते हैं और फिर समाधान पर भी काम हो जाता है? देखिए, मैं इस बात बहुत अच्छी तरह से मानता भी हूँ और जानता भी हूँ। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो लीडर है या जो प्रतिनिधि है, उनको उन्हीं की तरह होना चाहिए और उनको लगना चाहिए कि अपनों का जो नेतृत्व है उनके अपनों के बीच से हो रहा है। इसलिए जो काम हम कर सकते हैं, राफ्टिंग में इसलिए करने गया कि अभी तक लोग केवल ऋषिकेश में राफ्टिंग करते थे, उन्होंने दूसरा स्थान नहीं देखा था। महाकाली नदी पर टनकपुर जो माँ पूर्णागिरी का स्थान है, शारदा नदी आगे बन जाती है उसी की, महाकाली नदी पर बहुत बड़ा लंबा 12-13 किलोमीटर का ट्रैक है और उस पर जो है मैंने खुद 12 किलोमीटर का जो है वहाँ पर राफ्ट किया। और मैं तो कहूँगा कि ये कार्यक्रम आपका अगर वहाँ पर होता तो बहुत अच्छा होता। हमने कोशिश की थी वहाँ करने। और धामी जी, कैसे लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है, इसके सर्वे भी आते रहते हैं, लेकिन एक सर्वे यहाँ पर जिसका मैं जिक्र करूँ